वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कंक्लूडिंग पोर्शन पे हैं। एंड क्लास आज हम कवर करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस, यानी कि 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है चैप्टर नंबर 2 में जो आप ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो सबको पता है डिफरेंस बिटवीन एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल। वो तो एक बेसिक नोन डिफरेंस आपके एनसीईआरटी के भी एंड में दिया हुआ है चैप्टर के, तो सबको पता है कि वो तो आता ही आता है। बट उसके अलावा 2 ऐसे डिफरेंशिएशन है जो चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमिनार्स में बहुत बार डिस्कस किए जाते हैं, जो टीचर्स के सेमिनार होते हैं, बट स्टूडेंट्स को शायद वो इंपॉर्टेंट नहीं लगते, या पता नहीं स्टूडेंट्स क्यों उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो क्लास आज हम वो तीनों डिफरेंसेस कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड क्लास एक बात ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता जरूर है पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन के होते हैं, इसलिए आपके किसी भी चैप्टर में डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हो तो क्लास उसको कभी इग्नोर नहीं करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। द फर्स्ट डिफरेंस वी विल कवर द डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। क्लास जनरली जो बच्चे हैं इसको इग्नोर कर देते हैं, बट टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी का डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास टाइम स्टडी मोशन स्टडी के डिफरेंस में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होते हैं, इससे ज्यादा कवर भी नहीं होते हैं। एंड क्लास एक बात हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में बेसिस के बिना डिफरेंस मत करना। यू आर इन क्लास 12th नाउ, इन 11th क्लास से आपको सिखाया जाता है कि अगर आप कितना भी अच्छा डिफरेंस करो, लेकिन अगर आप बेसिस के बिना डिफरेंस कवर कर रहे हो तो यू विल नॉट बी गेटिंग फुल मार्क्स। ठीक है, तो क्लास सबसे पहले पर्पस, टाइम स्टडी मोशन स्टडी हम कर चुके हैं, पूरा चैप्टर हम बेसिकली कंप्लीट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, तो डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक कवर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी? द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। किसी भी काम को करने में एक परफेक्ट टाइम ड्यूरेशन क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम क्या है जो किसी भी काम को करने में लगता है। इस डस्टर को बनाने में कितना टाइम लगता है बाय 1 वर्कर, टाइम स्टडी है। ठीक है, मोशन स्टडी अगर आपको ध्यान है तो मोशन स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है। अगर आपने मोशन स्टडी बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करा है, तो आप अच्छे से एग्जांपल के साथ समझ गए हो कि जो अननेसेसरी फालतू की बकवास मूवमेंट्स हैं हमें उन्हें एलिमिनेट करना है। न्यू मेथड्स, टाइम स्टडी से कोई नया मेथड डेवलप नहीं होता। टाइम स्टडी सिर्फ क्या चेक करती है कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं आता, इसके अंदर कहीं भी ये इसका पर्पस नहीं है कि कोई न्यू मेथड या न्यू टेक्निक डेवलप। लेकिन क्लास मोशन स्टडी न्यू मेथड डेवलप करती है। अब आप सोचो कैसे, ही मोशन स्टडी न्यू मेथड कैसे डेवलप करती है? बहुत ईजी है, ध्यान से सुनो। मोशन स्टडी क्या करती है, काम हो रहा होता है, मोशन स्टडी क्या करती है, उस काम को अच्छे से ऑब्जर्व करती है, फिर देखती है इसमें से क्या अननेसेसरी या वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं जो एलिमिनेट हो सकती हैं, और जैसे ही वो मूवमेंट्स एलिमिनेट होती हैं तो एक नए तरीके का प्रोसीजर आ जाता है। चलो फिर से एग्जांपल रिवाइज करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने करा था कि एक वर्कर है, वो कार असेंबलिंग कर रहा है टायर, और जो टूल बॉक्स है वो बहुत नीचे रखा है, तो एवरी टाइम ही इज बेंडिंग, नट उठाता है टाइट कर रहा है, देन ही इज बेंडिंग, नट उठा रहा है टाइट कर रहा है। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि अगर हमने एक स्टूल के ऊपर, उसकी वेस्ट के साइज के स्टूल के ऊपर हमने वो टूल बॉक्स रख दिया तो उसे बेंड नहीं होना पड़ेगा, वो नट उठाएगा टाइट करेगा, देन नट उठाया टाइट करा, तो जो बेंडिंग की ये मूवमेंट थी ये एलिमिनेट हो गई। तो पहले नट को लगाने का क्या मेथड था, दैट द वर्कर हैज टू बेंड, पिक अप द नट, देन टाइटन इट। अब मेथड चेंज हो गया क्योंकि आपने उसमें से वेस्टफुल मूवमेंट बीच में से हटा दी, पूरी तरह से जो फालतू की मूवमेंट थी वो आपने हटा दी बेंडिंग की। तो अब आपका क्या मेथड है, दैट वर्कर हैज टू पिक द नट, टाइटन इट, पिक द नट, टाइटन इट। तो वो जो बेंडिंग वाली चीज थी वो एलिमिनेट हो गई, यानी कि एक एंटायरली न्यू मेथड बना, एक न्यू कह सकते हो कि आप मेथड डेवलप हो गया कि नट टाइट करने का। पहले वर्कर का क्या प्रोसीजर था, ही वुड बेंड, पिक अप द नट, देन टाइटन, ही वुड बेंड, पिक अप द नट एंड टाइटन। अब न्यू मेथड डेवलप हो गया, बेंडिंग हट गई बीच में से, पिक अप द नट, टाइटन, पिक अप द नट एंड टाइटन, तो इट्स अ न्यू मेथड। तो यहाँ पे कोई न्यू मेथड डेवलप नहीं होता, इट्स जस्ट कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब
लेकिन मोशन स्टडी में एक न्यू मेथड डेवलप होता है। क्लास टूल्स ऑफ स्टडी, टाइम स्टडी में जब हम टाइम मेजर करते हैं, आपने अच्छे से पढ़ा कि हमने ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम बार बार ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम एक एवरेज टाइम निकालते हैं, हाँ भाई कि इस काम को करने में इतना टाइम लगता है। तो व्हाट टूल वी यूज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच से हम रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशंस, देन वी कैलकुलेट द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। मोशन स्टडी में हम वर्कर्स के मोशंस को स्टडी करने के लिए वी यूज अ मूवी कैमरा। एक मूवी कैमरा कह सकते हो आप, जो प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो करते हैं, और हम देखते हैं पूरे दिन में वर्कर ने क्या क्या मूवमेंट करी और इसमें से क्या क्या मूवमेंट्स एलिमिनेट हो सकती है। तो क्वाइट इजी 3 पॉइंट्स है ये क्लास। तो टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी का डिफरेंस जरूर करना है, अच्छे से इसे रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद लेट्स मूव टू द डिफरेंस बिटवीन management principles and the principles of science. Basis management principles and principles of science class, again ये एक 3 point basis differentiation है, and basis must be written by a student in the exam। इस चीज का आप ध्यान रखना, बेसिस के बिना गलती से भी डिफरेंशिएशन मत कर देना। दूसरी बात, जो बच्चे पैराग्राफ या पॉइंट्स में डिफरेंशिएशन करते हैं वो बिल्कुल चेक नहीं होता, आपको डिफरेंशिएशन क्लियर टैबुलर फॉर्म में अलोंग विद बेसिस करना है। ये चीज तो आपको अपने दिमाग में पूरी तरह बिठा लेनी है, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात है या बात है कमिटमेंट पूरी करने की, तो हर कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं। हर कंपनी में मैनेजर और वर्कर एक दूसरे से अलग तरीके की कमिटमेंट या प्रोमिसेस करते हैं। तो जरूरी नहीं है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बिल्कुल सेम तरीके से, आइडेंटिकल तरीके से पूरी दुनिया में यूज हो। इट्स नॉट लाइक दैट। रूल्स एंड रेगुलेशंस हर कंट्री के, हर कंपनी के अलग हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, दैट इज दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एक कंपनी की अपनी क्या सिचुएशन है, उस अकॉर्डिंग उसका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एप्लीकेबल होगा, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। बट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर रिजिड। अगर H2 plus O2 H2O बनता है तो H2 plus O2 H2O ही बनेगा, that's fixed. It cannot be modified according to the situation. Application, अगेन बात वही आती है, ये इसी पॉइंट से डिराइव हुआ एप्लीकेशन, कि जब एक मैनेजर को प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, यूज कर रहा है उस प्रिंसिपल को, तो मैनेजर को अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा मैनेजमेंट एज एन आर्ट में। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, दे हैव टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट का ही एक्सटेंशन है सेकंड पॉइंट, तो ऐसा कोई दोनों पॉइंट्स में खास डिफरेंस नहीं है। बट फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि प्रिंसिपल सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। एप्लीकेशन के अंदर मैनेजर की ये कह लो कि टैलेंट यूज होता है कि वो अकॉर्डिंग टू डिमांड प्रिंसिपल को अलग तरीके से अप्लाई करता है। समझे? तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल का कैरेक्टरिस्टिक है कि हाँ वो फ्लेक्सिबल होता है, वो मॉडिफाई हो सकता है। एप्लीकेशन का मतलब है कि उन्हें डिफरेंट तरीके से क्रिएटिवली अप्लाई करता है मैनेजर। दे हैव टू बी अप्लाइड इन एब्सोल्यूट मैनर। साइंस के प्रिंसिपल जब फ्लेक्सिबल ही नहीं है तो उनकी एप्लीकेबिलिटी भी चेंज नहीं हो सकती। वो जिस मैनर में वो बने हैं, जिस मैनर में उनका लॉ है, वो उसी अकॉर्डिंग अप्लाई होंगे। चेंज विद टाइम, आपको पता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है, वैसे वैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी चेंज आता रहता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बताया, पहले के टाइम में तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का होता था कि सभी ऑफिसेस का रूल होता था कि भाई 9 to 5 जॉब, सुबह 9 बजे से और भाई आपके 5 बजे तक की जॉब है। सिंपल एक रूल था, सिंपल, बहुत पहले की बात है। लेकिन अब MNCs आ गई है, 24/7 IT सेक्टर काम करता है, नाइट शिफ्ट होती है, आफ्टरनून शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को अपने अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ा। भाई पहले वही प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सब कंपनीज में रूल्स होता था 9 to 5 जॉब, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपकी 12 to 9 भी होती है, आपकी नाइट शिफ्ट भी होती है, आपकी इवनिंग शिफ्ट भी होती है, मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है। तो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो
ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए, डिफरेंट प्रिंसिपल्स चेंज हुए अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो इसलिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का ये फीचर है, दे कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी चेंज आएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस डू नॉट चेंज विद टाइम। अगर 200 साल पहले भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनता था तो आज भी वही बनेगा। अगर 500 साल पहले भी हमारे लंग्स को ऑक्सीजन चाहिए होती थी सर्वाइवल के लिए, तो आज भी वही चाहिए। जो साइंस के लॉ है ग्रेविटेशन के या किसी भी चीज का लॉ ले लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो लॉज आज भी चेंज नहीं हुए हैं, चाहे कितना भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए हो, चाहे कितने कहीं भी चेंजेस आ गए हो। तो जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज नहीं हुए, दे आर फिक्स, दे आर रिजिड। तो ठीक है क्लास, बेसिकली तीनों पॉइंट्स का जिस्ट एक ही है। बेसिक बात यही है कि ये फिक्स होते हैं, स्ट्रिक्ट है और ये मॉडिफाई हो सकते हैं, बट आपने अपने एनसीईआरटी को फॉलो करना है। सिंपल सी चीज बात है, पेपर में फुल मार्क्स लाने मतलब एनसीईआरटी को बेस रखना है। तो एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट्स कवर हुए हैं उन्हीं पॉइंट्स को मैंने एक टैबुलर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट करा है। तो एनसीईआरटी से बाहर आपको जाना नहीं, एनसीईआरटी से कम कुछ करना नहीं टू स्कोर फुल मार्क्स, सिंपल फंडा है। तो एनसीईआरटी में जो चीजें दी होती है उन्हीं को बेटर तरीके से प्रेजेंट करना, फ्रेम करना, पॉइंट्स, हेडिंग्स बनाना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट लाइफ का। तो वही जो एनसीईआरटी का बेस है उसी को हमने टैबुलर फॉर्म में करा है, उसी को डिस्कस करा है। तो यू मस्ट रीड एंड लर्न दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो क्लास, इफ दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, देन वी शैल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, that is the differentiation between F.W. Taylor and Henry Fayol. Now let's proceed with the most important differentiation of this chapter class. Class, as you can see, there are various points on the basis of which we can differentiate between Henry Fayol and F.W. Taylor, but we would be taking the most important points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. वैसे तो क्लास आपको भी पता है कि टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, बट दीज 7 वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको हम लूज नहीं कर सकते हैं। तो वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल। सबसे पहले पर्सपेक्टिव। जब से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तब से मैंने आपको एक चीज बताई है, पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया, कि हेनरी फेयोल ने जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए वो बनाए टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। एंड F.W. टेलर ने जितने भी टेक्निक्स या प्रिंसिपल्स बनाए बेसिकली वो शॉप फ्लोर लेवल है, बिल्कुल जो लो लेवल ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होता है वहां से बनाया, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर सुपरवाइजिंग एंड वर्किंग इन द एक्चुअल फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए क्लास जितने भी प्रिंसिपल्स फेयोल के हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से एंड F.W. टेलर के शॉप फ्लोर लेवल के। यूनिटी ऑफ कमांड, ये आपको पता है कि यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल बताया ही किसने था, प्रमोट ही किसने किया था, हेनरी फेयोल, कि हर पर्सन का सिर्फ और सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, सो दैट ही कैन गेट कंफ्यूज कि इसकी बात मानो या उसकी बात मानो। बट F.W. टेलर की टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रास्ट में है यूनिटी ऑफ कमांड के, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर बताया कि एक वर्कर के ऊपर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपरवाइजर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो वैसे भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक की वजह से मतलब शार्पली कॉन्ट्रास्ट है F.W. टेलर और हेनरी फेयोल का। एप्लीकेबिलिटी, क्लास हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स अगर आप ध्यान से देखो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब 99% दे आर बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। रीजन बीइंग, एक तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल इसलिए है बिकॉज दे कैन बी मॉडिफाइड इजी, मतलब ये ना काफी फ्लेक्सिबल है। ये रीजन आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स बहुत इजीली मॉडिफाई हो सकते हैं, बहुत क्लियरली फ्लेक्सिबल है, इसलिए दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में यूज होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स के कंपैरिजन में लेस फ्लेक्सिबल है, एंड लेस फ्लेक्सिबल होने की वजह से दे आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन। कुछ खास सिचुएशंस में ही अगर आप ऑब्जर्व करो और रिसर्च करो इसके ऊपर तो यू विल फाइंड कि हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स तो भाई सभी जगह यूज हो रहे हैं।
बट FW टेलर के प्रिंसिपल्स कंपैरेटिवली काफी कम जगह यूज हो रहे हैं बिकॉज दे आर लेस फ्लेक्सिबल, उनके अंदर मॉडिफिकेशन लाना ना थोड़ा मुश्किल है। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, हेनरी फ्योल ने जितने भी ये प्रिंसिपल्स बनाए ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो जो भी उन्होंने अपने करियर में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्जर्व करा उसके बेस पर उन्होंने प्रिंसिपल बना दिए। बट जो FW टेलर के प्रिंसिपल्स है दीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करा फ्योल ने, कुछ जस्ट एक्सपीरियंस करी चीजें कि डिसिप्लिन फॉलो करने से अच्छा ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो जाते हैं। अगर ऑर्डर हो, मतलब हर चीज और हर पर्सन प्रॉपर जगह पे हो तो टाइम वेस्ट नहीं होता। तो सिंपल पर्सनल एक्सपीरियंस पे हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स बनाए। बट FW टेलर ने जितनी भी टेक्निक्स बनाई, जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए, ऑब्जर्व करा एंड एक्सपेरिमेंटेशन करी, कंट्रोल्ड प्रॉपर जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स, उनके रिजल्ट्स नोट किया, अलग अलग ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर रिजल्ट नोट किया एंड इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब एक कॉमन रिजल्ट आए, कॉमन कंक्लूजन आया, तब FW टेलर ने उन प्रिंसिपल्स, उनको एक प्रिंसिपल की फॉर्मेशन दी। यानी कि FW टेलर को आप कहीं ना कहीं, तभी तो हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिकॉज इनके जितने भी मैनेजरियल प्रिंसिपल्स है कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉजिक, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस है। ठीक है, तो इनके जो प्रिंसिपल्स है दोज आर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बट जो FW टेलर के प्रिंसिपल्स है दोज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। प्लीज मार्क द वर्ड एक्सपेरिमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी यूज्ड। फोकस, हेनरी फ्योल के जो आपने प्रिंसिपल्स पढ़े, एस्पिरिट डे कॉर्प्स, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, तो आपने ध्यान दिया होगा ये क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट के नजरिए से बने। एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट की ड्यूटी क्या होती है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो वही तो बात है, जब प्रिंसिपल्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बने हैं तो इन प्रिंसिपल्स का फोकस भी तो होगा ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, कि ओवरऑल कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार है, ओवरऑल कंपनी की फंक्शनिंग स्मूथ हो। तो फोकस है, द फोकस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल वाज इन इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि टेलर के आपने जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी हैं या फिर आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, mainly focuses on increasing productivity of worker, development of each and every person to his or her greatest efficiency, motion study, method study, time study, fatigue study, सबका फोकस किस पे है? वर्कर्स पे, कि भाई वर्कर्स मैक्सिमम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो द मेन फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। Personality, it's very easy, quite a learning thing. Henry Fayol is known as the father of general management and FW Taylor is known as the father of scientific management. ठीक है, तो क्लास पर्सनालिटी में मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जो हेनरी फ्योल की पर्सनालिटी, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर वो लोग होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो हमने यहाँ सीखा, प्रैक्टिशनर्स की जिन्होंने एक्सपीरियंस से सीखा। बट FW टेलर वॉज अ साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, रिजल्ट्स नोट करे हैं, देन फाइनल कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। ठीक है, तो he was the father of general management, he is the father of scientific management. एक्सप्रेशन, इनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन्हें दुनिया में किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है या जाना जाता है? जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल थ्योरी फोकसिंग ऑन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल प्रिंसिपल्स हैं और जनरली एवरीवेयर दीज कैन बी अप्लाइड इजीली, कैन बी मॉडिफाइड इजीली। जबकि FW टेलर के प्रिंसिपल्स आपको पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में है, स्पेसिफिक केसेस में अप्लाई होते हैं, लेस फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की फॉर्म में हम इनके प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन क्लास। वैसे तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न ऑल दीज थ्री। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन, इट्स योर चॉइस। तो क्लास इसके साथ जो चैप्टर है वो कंक्लूड होता है। ठीक है, एंड कंक्लूजन जब भी आप करो चैप्टर के, इन 3 डिफरेंशिएशन को मत भूलना क्लास। ओके क्लास, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू।